नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी 18वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार। डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार। भूतानी देवी ने खाने के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा। काले रंग की लंबी मोटर फाटक पर खड़ी थी। ये मिस साहब कल भी आई थी। बिनोय घर पे नहीं था, बाहर से बाहर चली गई। अब आज फिर आई बैठी हैं। भूतानी देवी ने बैठा खाने के दरवाजे पर जाकर पर्दे के पीछे से नज़र डाली। मेहमान खातून को तेवरी पर बल डालकर गौर से देखा और खड़ावे पहने खट खट करती रसोई की तरफ चली गई। टोनू ने जाकर डॉक्टर सरकार को उनकी आमद की इत्तला दी। अच्छा बिठाओ, मैं आता हूँ। मरीज उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर सरकार ने चिलमची में हाथ धोए और तौलिए से कलाइयाँ पोंछते बैठा खाने में आए। उस वक्त मेहमान बीबी मिसेस सरकार मरहुमा की तस्वीर को गौर से देख रही थी। नमस्कार उमा देवी। नमस्कार बिनोय बाबू, उन्होंने चौंक कर कहा। दीपाली तो बोलपुर जा चुकी है, मुझे मालूम है, वो मुस्कुराई। शीरी मुस्कुराहट। डॉक्टर सरकार सोफे पर चुपके बैठे रहे। बड़ी अजीब बात है, शबानी के मरने के बाद से आज तक इस घर में, इस कमरे में दीपाली और भूतानी के अलावा और किसी औरत के कदम ही नहीं आए थे। उमा ने बातें शुरू की। सोशल स्मॉल टॉक। टोनू अंदर से स्लेटी बेज की कश्ती में चाय लेकर आया। भूतानी देवी ने बाकायदा चांदी का सेट मुकफ्फल अलमारी से निकालकर नई प्यालियों के साथ चाय भी भेजी थी। उम्दा ट्रे क्लॉथ। जल्दी में टिकोजी का गिलाफ तब्दील करना अलबत्ता भूल गई। दीपाली तो इसी इतवार को बोलपुर गई है। अगर आप जब आ गई होती तो उससे मुलाकात हो जाती। क्यों बिनोय बाबू, क्या मैं आपसे मुलाकात करने नहीं आ सकती? बिनोय बाबू झेप गए। क्यों नहीं। वो ज़रा सेल्फ कॉन्शियस होकर मेज़ पर उंगलियां बजाने लगे। शबानी के मरने के बाद से उन्हें ख़वातीन से गैर ज़रूरी स्मॉल टॉक करने की आदत ही नहीं रही। उमा ने उन पर एक महफूज नज़र डालकर दिनेश चंद्र आजहानी के पोर्ट्रेट को देखा। वाकई दोनों भाइयों में बड़ी गहरी मुशाबहत थी। बिनोय बाबू भी खास से दिलकश थे। ये आज गौर से देखने पर पता चला। दीपाली ने उस रोज़, पहले रोज़, वुडलैंड्स के मॉर्निंग रूम में उनके मुतालिक गलत नहीं कहा था। बिनोय बाबू वाकई बहुत जाज़िब नज़र थे। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ी हुई। बिनोय बाबू उनको पहुंचाने के लिए फाटक तक गए। वापस आकर फिर क्लिनिक में जा बैठे। चंद रोज बाद उमा फिर चंद्रकुंज आई। ये इतवार का रोज था। कोई 15 मिनट क्लिनिक में बैठी और कहा कल शाम आऊंगी। दूसरी शाम वो देर तक दिनेश चंद्र आजहानी की बातें करती रहीं, जिनकी वो अकीदतमंद और परस्तार थी। फिर शबानी का तस्करा छिड़ा। डॉक्टर सरकार मरहुमा शबानी के मुतालिक किसी से बातें ना करते थे।
वो उनके नेहा खाने दिल का एक ऐसा अनमोल ख़जाना था, किसी दूसरे से उसका जिक्र करना ही उसकी तौहीन सी थी। मगर उमा ने ऐसे खुलूस और मोहब्बत से शबानी के मुतालिक पूछा कि वो बेख्तियार उसका तस्करा करने लगे। उस औरत को अपना हमराज बना सकते थे। ये औरत शायद जानती थी कि मर्द दरअसल कितना हेल्पलेस होता है, और हर औरत में शायद अपनी माँ को ढूंढता है। अब वो शाम के वक्त उमा का इंतज़ार सा करने लगे। तीनों लड़के उस वक्त खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, वरना अपने बाबा को बरामदे में ज़रा उलझन के साथ टहलता देखकर न जाने क्या समझते। मगर भूतानी देवी उनको बख्शने वाली न थी। वो तो ऐसे किसी मौके के लिए बरसों से उधार खाए बैठी थी। एक रोज़ उन्होंने बिनोय बाबू से कहा, सर, परितोष रॉय की विलायत पलट लड़की मेरे चांद से भैया पर लट्टू हो गई है। अब उसे ज़्यादा दुबधे में ना रखो, बुढ़िया हुई जा रही है, लाखों का जहेज लाएगी। क्यों खोका? दीदी, बिनोय बाबू ने यकलख्त बेहद झुंझला कर कहा, आइंदा ऐसी लचर हिमाकत की बात ना कहना। वो होंठ पिचकाकर मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ चल दी, मगर कहाँ मानने वाली थी। दूसरी शाम जब उमा देवी आई, भूतानी देवी ने झपाक से अंदर पहुंचकर पान पेश किया। उमा देवी खिड़की के पास बैठी डॉक्टर सरकार का वो ज़ाती एल्बम देख रही थी, जिसमें उनकी लड़कपन, कॉलेज के ज़माने, सियासी दौर, शादी और हनीमून की तस्वीरें थीं। उनकी फरमाइश और इसरार पर बिनोय बाबू ने फ़ौरन ये एल्बम लाकर उनको दे दिया था और ख़ुद किसी काम से अपने क्लिनिक की तरफ चले गए थे। उमा की भूतानी देवी से अब तक मुलाकात ना हुई थी। वो उनसे भी बहुत घुल मिलकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद बड़ी बी ने फट से कहा, तुम ब्याह कब करोगी बिटिया? उसी लम्हे डॉक्टर सरकार कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने इंतहाई कोफ्त और नदामत से बड़ी बहन को देखा। दीदी, उमा भी साफ झेप गई थी, लेकिन भूतानी देवी ने इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों? तुम्हें तो अपनी बेटी तक की शादी की फिक्र नहीं। तुमको इन मामला से क्या गरज? जाओ, तुम बाहर जाकर अपने मरीजों का टेम्परेचर लेते रहो। उमा देवी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस हैंडसम, शर्मीले, तारकुद्दुनिया डॉक्टर से हल्का हल्का फ्लर्ट करने में लुत्फ आ रहा था। बड़ी बी ने लेके बेचारे को बिल्कुल ही शर्म से लाल भभूका कर दिया। भूतानी देवी उठी और फातिहाना अंदाज से कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। आप दीदी की हिमाकत का बुरा ना मानिएगा उमा देवी, कतन नहीं। मैं पुरानी नस्ल की खवातीन को जानती नहीं, उन्होंने शगुफ्तगी से जवाब दिया। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो गए तो भूतानी देवी ने सिरहाने की कॉर्नर से कलम दवात उतारा। बच्चों के कमरे में दबे पांव गईं और खूखू की कॉपी बुक में से चंद सादे कागज फाड़े। अपने कमरे में आकर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठी और भतीजी को खत लिखना शुरू किया। एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हुरूफ बनाकर उन्होंने लिखा, बेटी, भगवती माता ने मेरी बरसों की प्रार्थनाएं सुन ली। शायद तुम्हारे बाप का घर बस जाए। उमा देवी के आने की तफसील, उमा देवी की मोहब्बत और खुलूस, बस। इतने बड़े बाप की बेटी
मगर गुरूर नाम को नहीं, खोखा को पसंद करने लगी है। खोखा का भी औरत के मामले में मैं समझती हूँ अब जाकर शायद दिल नरम पड़ा। यह रिश्ता मुझे लगता है बहुत मुबारक साबित होगा। खोखा के और तुम सबके दिन बदल जाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, माँ से प्रार्थना है तुमको कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट मिले, रानी बनकर रहो। तुमने मेरी बच्ची बहुत मुसीबतें भोग ली, लड़के कॉलेज चले जाएंगे, रह गई मैं। किसी रोज भी मेरी आंख बंद हो गई तो मेरे खोखा का पुरसाने हाल कौन होगा। तो बेटी खुश हो जाओ कि उमा जैसी अमीर और समझदार माँ मिलेगी। बाकी इस खत का खोखा से जिक्र न करना, मैं तुम्हें बड़े राज से खत लिख रही हूँ। तुम्हारी फूफी भूतानी देवी। डॉक्टर सरकार के एक मरीज मित्रा बाबू सर परितोष रॉय के मुवक्किल थे और अक्सर क्लिनिक आते रहते थे, ज्यादातर अड्डे की खातिर। उन्होंने कई बार सर परितोष रॉय की कार बाहर देखी और उमा देवी को आते जाते देखा। उनको यह भी मालूम था कि दीपाली घर पर मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने जरा कुरेद कर बिनोय बाबू से पूछा कि क्या आजकल उमा देवी उनसे अपने दर्द सर का इलाज करवा रही हैं। बिनोय बाबू साफ गो और भोले आदमी थे। कहने लगे, नहीं, ऐसे ही मिलने चली आती हैं। मित्रा बाबू ने फौरन घर जाकर अपनी बीवी को यह किस्सा सुनाया। मिसेस मित्रा दूसरे ही रोज वुडलैंड्स पहुंची। लेडी रॉय पिछले बरामदे में बैठी सुबह की कॉफी पी रही थी और स्टेट्समैन पढ़ रही थी। जब मिसेस मित्रा सहज सहज चलती आकर नजदीक की कुर्सी पर बैठ गई और नमस्कार किया। ओ हेलो अरुंधति। लेडी रॉय ने मुस्कुराकर अखबार रख दिया और उनके लिए कॉफी बनाने लगी। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मिसेस मित्रा इस खूबसूरती और फनकारी से, जो इस किस्म के मामलात में सिर्फ खवातीन का हिस्सा है, असल मकसद की तरफ आई। उमा की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने कॉफी का घूंट भरते हुए दरियाफ्त किया। अब तो बिल्कुल ठीक है। आप तो जानती हैं वो हमेशा से कितनी जूद रंज और चिड़चिड़ी रही है। लेडी रॉय ने जवाब दिया। जभी तो मैंने पूछा। नहीं, अब तो शुक्र है, कुछ दिनों से काफी शगुफ्ता नजर आ रही है। ये भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर सरकार का इलाज बिल्कुल जादू का असर रखता है। डॉक्टर सरकार, ये भी डॉक्टर साहब से अपने दमे का इलाज करवा रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने ही कई मर्तबा उमा को डॉक्टर साहब के क्लिनिक में देखा तो मुझसे आकर बोले कि ये बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, उमा ने मुझसे जिक्र नहीं किया। मिसेस मित्रा बाकायदा ग्लोट कर रही थी। उन्होंने बात जारी रखी। आपने उनका नाम तो सुना होगा, बिनोय चंद्र सरकार, वही जिनकी लड़की दीपाली सरकार रेडियो पर गाती है। ओ, बेचारे बड़े शरीफ आदमी हैं। बीबी तो अरसा हुआ परलोक सिधारी, 4 बच्चे हैं। लड़की बस दीपाली ही है। बड़ा अच्छा खानदान है। उनके बाबा मेमन सिंह के जमींदार थे। लेडी रॉय कतन बेवकूफ नहीं थी। वो मिसेस मित्रा का लहजा और अंदिया दोनों भाप गईं।
और फौरन ज़रा रुखाई और नागवारी से दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन मिसेस मित्रा कह गई, ये तो बिनोय बाबू को बिल्कुल देवता समझते हैं। ऐसे खानदानी और वज़ादार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। और रहा रुपया पैसा, तो वो तो हाथ का मैल है। इस नुक्ते तक पहुंचकर मिसेस मित्रा ने कोई बिल्कुल गैर मुताल्लिक मौजू छेड़ दिया। उसके बाद 10 मिनट बाद घुमा फिरा कर बात को फिर वहीं ले आई। लड़कियों की शादी आजकल ऐसा कठिन मरहला बनती जा रही है, आखिर क्या किया जाए। मेरी मासी माँ के देवर की लड़की अंजलि दासगुप्ता तो आपको याद होगी, उमा की सहेली थी। उसकी उम्र निकल गई, बाल सफ़ेद हो गए। वो तंग आकर भगवान जाने लंका या बर्मा कहाँ चली गई स्कूल पढ़ाने। अब ख्याल आता है बिनोय बाबू जैसा कोई मिल जाता तो बेचारी की किस्मत बन जाती। बिनोय बाबू बेचारे अब जाकर कोई 44-45 साल के हुए होंगे। जमींदार के लाडले बेटे थे। बाप ने 9 उम्र में ब्याह कर दिया था। यहां तक पहुंचकर मिसेस मित्रा ने सोचा कि इतना आज भर के लिए काफी है, और फिर दूसरी बातों में लग गई। लेडी रॉय मिसेस मित्रा की गुफ्तगू से काफी परेशान हो चुकी थी। रात को डिनर के बाद उन्होंने सर परितोष रॉय से इसका तस्करा किया। ढाका बहुत छोटा और प्रोविंशियल किस्म का शहर था। उमा की चंद्रकुंज जाने की खबर उड़ती उड़ती सर परितोष तक भी पहुंच चुकी थी। वो डॉक्टर सरकार से वाकिफ थे। उस वक्त उन्होंने लेडी रॉय से कहा, शुक्र करो कि उमा ने किसी में दिलचस्पी लेनी शुरू तो की। इसका मुझे एहसास खाया जा रहा है कि वो 31 से ऊपर हो चुकी है। मगर ऐसा भी क्या। लेडी रॉय ने आजुर्दगी से कहा। वो अब तक आस लगाए बैठी थी कि शायद कोई हमरुतबा दामाद मिल जाए। हालांकि लड़की रोज बरोज ज्यादा चिड़चिड़ी और मोटी और भद्दी होती जा रही थी। हमारी किस्मत में न जाने ये दुख क्यों लिखा था। मामूली मामूली लोगों की लड़कियां एक से एक हसीन, नाजुक, दिलचस्प। हमारी बेटी शक्लो सूरत और हुलिये से उस्तानी लगती है। बातें शुरू करती है तो सिवाय उसके उन बेतुके कॉमरेड्स के समझदार नौजवान डरकर दूर भाग जाते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टालिन और ये और वो। लड़कियों को आला तालीम दिलाना हमारे मसलहीन की शायद हिमालय से भी बड़ी गलती थी। बालीगंज कलकत्ता में सर परितोष और लेडी रॉय के इकलौते फर्जंद नरमिलंदु कुमार रॉय के पड़ोस में एक बेहद दौलतमंद सान्याल खानदान रहता था। उस खानदान के छोटे बेटे बसंत कुमार से निर्मलेंदु की बड़ी दोस्ती थी। पिछले दिनों जब उमा कलकत्ता अपने भाई के पास जाकर रही तो वो नौजवान उससे भी मिलने आया करता था, और लेडी रॉय को उम्मीद बंधी थी कि शायद बसंत उमा में कुछ दिलचस्पी ले। मगर उसने भी अदबदा कर उमा को दीदी कहना शुरू कर दिया। और फिर वही कार्ल मार्क्स और लेनिन और स्टालिन और उमा ने भी ज़रा सी जो उसमें दिलचस्पी ली हो। बस वही कमबख्त एंगल्स और मार्क्स और बसंत ने उस गरीब काले पादरी की हसीन लड़की रोजी से ब्याह कर लिया। गज़ब खुदा का। और अब सारी दुनिया देखने के बाद ये बेचारा बिनोई चंद्र सरकार उमा को भाया है।
चलो वाकई शुक्र है, कोई तो पसंद आया। सरकारी अफसर से शादी करेगी? नहीं, कम्युनिस्ट हो गई है तो जाहिर है किसी ऐसे ही नादार आदमी को छांटेगी। मगर बिनोय बाबू बहरहाल खानदानी आदमी है। उनके बाप जमींदार रमेश चंद्र को लोग आज भी ढाके में भूले नहीं हैं। सर परितोष कह रहे थे लेडी रॉय ने गहरा सांस भरा। उनकी एक जवान लड़की भी है। लेडी रॉय ने सोच कर कहा, दीपाली, उसके गाने तो तुम बड़े शौक से सुनती हो, और हमारा निर्मल उसके रिकॉर्ड बड़ी लगन से बजाया करता है। सर परितोष ने हंसकर कहा। लेडी रॉय खामोश हो गई और सोचने लगी, दीपाली कुछ अरसे के बाद अपने घर चली जाएगी, लड़के अपनी अपनी राह लेंगे, ठीक है। हालत मजबूरी उमा के लिए बिनोय बाबू ही बिल्कुल ठीक है। अगर वो आज ही अपना अंदिया जाहिर कर दे तो बात आगे बढ़ाई जाए। सुबह को लेडी रॉय ने उमा से डॉक्टर सरकार के मुताल्लिक गोल गोल अल्फाज में इस्तफसार किया तो वो मुस्कुराकर चुप हो गई। लेडी रॉय ने फौरन चुपके चुपके बिनोय बाबू के मुताल्लिक मजीद मालूमात शुरू करवा दी। एक रोज उमा चंद्रकुंज गई तो डॉक्टर सरकार से कहने लगी, दीपाली के लिए अब आपका क्या प्रोग्राम है? दीपाली अभी तो वो अपने म्यूजिक डिप्लोमा के लिए पढ़ रही है, उसके बाद पता नहीं। आपके ख्याल में कोई लड़का है? नहीं, आप इतने लोगों को जानती हैं, आप ही कोई तजवीज़ कीजिए। मगर आपको मालूम है मैं लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकता। मुझे वो अपनी छोटी बहन की तरह अजीज है। मैं चाहती हूं कि वो जल्द अज जल्द उसका अच्छी जगह ब्याह हो जाए। जल्द अज जल्द? अभी 2 साल तो उसके म्यूजिक डिप्लोमा में बाकी हैं। फिर उसकी जिद है कि एमए करेगी। अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। नहीं, जल्द ही वो अपने घर चली जाए तो बेहतर है। आजकल जमाना बड़ा खराब है। बिनोय बाबू हंस पड़े। आप जैसी तरक्की पसंद ये कह रही हैं? मैं आपको कदामत परस्त समझती थी, मगर आप शायद मुझसे भी ज्यादा तरक्की पसंद है। नहीं, मैं पुरानी वजह का आदमी हूं। मगर मैं दीपाली के खिलाफ मर्जी उसका ब्याह हरगिज नहीं करूंगा। अगर वो आपके खिलाफ मर्जी कर ले तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी मासूम सीधी बच्ची है। आपके वालिद भी आपको यही समझते होंगे। बिनोय बाबू ने हंसकर जवाब दिया। उमा रॉय लाजवाब हो गई। चंद सेकंड बाद उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए दीपाली गैर फिरके में शादी करना चाहे। गैर फिरके में? आपको यह ख्याल किस तरह आया? बिनोय बाबू, वो एक मुसलमान लड़का नहीं है। कॉमरेड रेहान, वो शायद आपके यहां भी कई बार आ चुका है। मैंने कुछ यूं ही अफवाह से सुनी थी कि ओफो, अफवाह? बिनोय चंद ने घबरा कर पूछा। लेकिन आपने क्या सुना? कुछ नहीं। उमा ने इत्मीनान से सोफे पर पहलू बदलकर ऐनक उतारी, लगाई और जरा बेपरवाह आवाज में कहने लगी, दीपाली पिछले साल जून में जब बोलपुर से घर आने के बजाय सुंदरबन चली गई थी ना, संथाल परगने। बिनोय बाबू ने तस्हीह करना चाहिए, मगर उमा देवी कहे गई, वो सुंदरबन गई थी ना पिछले साल जून में रेहान से मिलने। आपको तो खैर मालूम ही होगा।
तब डैडी के किसी मुवक्किल ने जिला खुलना के एक रेलवे स्टेशन पर, शायद बागेर हाट पर, रेहान को उसे ट्रेन पर सवार कराते देखा था। अचानक वो सरासमीगी के साथ बात अधूरी छोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि उनको लगा जैसे बिनय बाबू पर दिल का दौरा पड़ने वाला है। वो भौचक्के से उन्हें तके जा रहे थे। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी बिनय बाबू, मेरा ख्याल था कि आप जानते होंगे। आई एम सॉरी, प्लीज। ओह। बिनोय बाबू ने हाथ उठाकर उनको खामोश रहने का इशारा किया, जरा कर्ब से उन पर नजर डाली और सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद वो संभल कर बैठ गए और तेवरी पर बल डालकर खिड़की से बाहर देखने लगे। मुझे अफसोस है बिनय बाबू, उमा ने फिर कहना शुरू किया। मेरा ख्याल था आप खुद जानते होंगे। दीपाली बड़ी रास्तबाज बच्ची है, वो आपसे झूठ नहीं बोलती होगी। उसे झूठ बोलना आपने सिखा दिया है उमा देवी, बिनोय बाबू ने मध्यम आवाज में कहा। मैंने बिनोय बाबू? उमा ने ऐनक उतारकर हैरत से पूछा। जिस तरह आप उसे एक हफ्ते के लिए अपने साथ गोया कोमेला ले गई थी, मुझे आज तक मालूम नहीं कि वो दरअसल कहाँ गई थी। ये सब आपकी ट्रेनिंग का नतीजा है उमा देवी। मुझे अफसोस है बिनोय बाबू, अगर आप ऐसा समझते हैं। उमा अब हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मैं आपको पानी ला दूं? बिनोय बाबू खामोश रहे। उमा जल्दी से खाने के कमरे में गई। डोली पर रखी सुराही में से गिलास में पानी उंडेलने से कबल एक नज़र से कमरे का जायजा लिया। शाम का वक्त था और रसोई घर से कढ़ाई की छन छन की आवाज़ आ रही थी। खाने के कमरे की खिड़की के बाहर अब्दुल कादिर का मरियल घोड़ा घास चर रहा था। उमा ग्लास लेकर बैठक खाने में वापस पहुंची, मगर बिनोय बाबू अपने कमरे में जा चुके थे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उमा तजद्दुब के आलम में दरवाजे के पास खड़ी रही। इतने में भूतानी देवी खड़ावे पहने खट खट करते अंदर आई। क्या हुआ? उन्होंने भवें जोड़कर दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, शायद बिनोय बाबू की तबीयत कुछ खराब हो गई है। ये लीजिए ग्लास। वो ग्लास बड़ी बी को थमाकर जल्दी से बाहर कार में जा बैठी और घर रवाना हो गई। दूसरी सुबह उमा फिर चंद्रकुंज पहुंची। क्लिनिक के दरवाजे में जो ताला पड़ा था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। भूतानी देवी अब्दुल कादिर की गाड़ी में बैठकर महीने का सामान लाने बाजार गई हुई थी। उमा ने अंदर जाकर बिनय बाबू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बिनोय बाबू ने अखबार हाथ में लिए लिए किवाड़ खोला। ओ थैंक गॉड, उमा ने कहा। क्यों? रात भर मुझे फिक्र के मारे नींद नहीं आई। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको यह सदमा पहुंचाया। मैं जिंदगी में बड़े से बड़े धक्के को सहार लेने का आदी हो चुका हूं, मगर मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो बाहर बैठा खाने में आने लगे, मगर उमा उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने चारों तरफ नजर डाली। आप तो वाकई बिल्कुल साधु बन चुके हैं। बिनोय बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उमा ने ऐनक उतार कर आंखें हथेलियों से मलते रहने के बाद कहा, बिनोय बाबू, आपसे अब सिर्फ एक दरखास्त है। कहिए। आप दीपाली पर हरगिज ये जाहिर ना कीजिए कि मैंने आपको उसके सुंदर बन जाने का वाकया बताया है।
आपको ये दरखास्त करने की ज़रूरत नहीं। मैं उससे इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहूँगा। कुछ भी नहीं कहेंगे? उमा ने हैरत से दोहराया। नहीं। बिनोय बाबू आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की सिमत बढ़े। आइए, बाहर चलकर बैठें। दीपाली समझदार और बालिग लड़की है। आपका ख्याल है मैं इस तरह की कोई बात कहकर उसे शर्मिंदा करूंगा? उमा उनके पीछे पीछे बैठक खाने में आकर एक कुर्सी पर टिक गई। बिनोय बाबू आहिस्ता आहिस्ता कहते रहे, उमा देवी, शायद एक गैरतमंद बाप की हैसियत से मुझे दीपाली को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए और शायद फौरन कोई हिंदू लड़का तलाश करके उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उमा देवी, उन्होंने एक लंबा सांस लिया, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। इस असना में वो थके थके से कमरे का एक चक्कर लगाकर शकिस्ता सोफे पर बैठ चुके थे। मैं ये भी जानता हूं कि वो अपनी नौ उम्र की रूमानियत, आइडियलिज्म, उस लड़के से मोहब्बत, जो कुछ भी हो, उसकी वजह से मुझसे बहाना बनाकर रेहान से मिलने अकेली वहां चली गई और गालिबन उसके साथ एक ही जगह रही। मगर उसने कोई भी ऐसी हरकत न की होगी जो उसे न करना चाहिए, मुझे इसका यकीन है। किस तरह? आप उमा देवी, आप विलायत में 3-4 साल अकेली रहीं। आपके वालिद को किस तरह यकीन है कि आपने वहां कोई ऐसी हरकत न की होगी जो आपको ना करना चाहिए? उमा फिर लाजवाब हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में सवाल किया, अब आप क्या करेंगे? दीपाली और रेहान को ब्याह की इजाजत दे देंगे? मैं रेहान को अरसे से जानती हूं। वो काफी लाउबाली और गैर जिम्मेदार लड़का है। एक मर्तबा वो अपनी कजिन को लेट डाउन कर चुका है और यूं भी वो बिल्कुल हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारता है। दीपाली एक होल टाइमर के अलाउंस पर किस तरह गुजर करेगी? अलावा अजी वो मुस्लिम समाज में किस तरह एडजस्ट करेगी? खुद शादी से आपकी अपनी प्रैक्टिस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपके ज्यादातर मरीज कट्टर हिंदू भद्र लोग हैं। माफ कीजिएगा बिनय बाबू, आप तो एक लामजहब ऋषि साबित हुए, मगर मैं आपकी एक पुरखुलूस दोस्त की हैसियत से दीपाली की भलाई के ख्याल से ये सब कह रही हूं। हालांकि इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। बिनोय बाबू सर पीछे डाले छत को तक रहे थे। वो जरा सा मुस्कुराए। उमा देवी, आप यकीनन मेरी और दीपाली की भलाई के लिए सब कह रही हैं और मैं आपका ममनून हूं, मगर बात यह है, उन्होंने फिर एक लंबा सांस लिया, मेरे नजदीक इंसानी जिंदगी एक इंतहाई अनमोल शय है। अपनी नौजवान बीवी और अपने नौजवान भाई को खो देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनमोल शय है और इंसान का दिल एकदम उनकी आवाज में जोश सा आ गया। उमा देवी, आपको क्या इतना भी इल्म नहीं? आप इतना पढ़ लिख गई, दुनिया घूम आई, इतना नहीं जानती कि इंसान का दिल कितनी कीमती चीज है। जवान दिल और जवान जिंदगी बेहद बेहद बेशकीमत चीजें हैं उमा, और इसे मुख्तसर सी इंसानी जिंदगी को दुखी बनाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इंसान सिर्फ एक बार जन्म लेता है। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता।
वो एक बकवास तस्वुर है। इंसान का दुनिया से, दूसरे इंसानों से सिर्फ एक बार रिश्ता बनता है और मौत आती है तो ये रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए मुनक़ता हो जाता है। अगर मुझे यकीन हो जाए कि दीपाली उस लड़के को इतना चाहती है, वो लड़का दीपाली को इतना चाहता है कि उनके रास्ते में हायल होने की वजह से उनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए ख़ज़ां आलूद हो जाएंगी, तो मैं यकीनन उसे शादी की इजाज़त दे दूंगा। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और मेरी प्रैक्टिस मेरी बच्ची की मुसरत से ज़्यादा अहम नहीं। शादी की इजाज़त दे देंगे? उमा ने भौचक्की होकर दोहराया। यकीनन। वो बहुत महजूज होकर उमा को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ताज्जुब है, कट्टर प्रोग्रेसिव तो आप थी। आपको मेरे इन प्रोग्रेसिव ख्यालात पर बहुत खुश होना चाहिए था। उमा कुर्सी से उठी। जा रही हैं? बैठिए, चाय वाय पीकर जाइएगा। दीदी अभी बाजार से आती होंगी। नहीं, अब मैं चलूं, उमा ने जवाब दिया। बिनोय बाबू सोफे पर से उठे और उन्हें कार में सवार कराने के लिए बाहर आ गए। जब उमा कार में बैठ गई तो उन्होंने हाथ ऊंचा करके मुस्कुराते हुए नमस्कार किया और फौरन दो मरीजों से बातचीत करने में मुनमहिक हो गए, जो उसी वक्त फाटक पर पहुंचे थे। वुडलैंड्स वापस पहुंचकर उमा रॉय ने सर परितोष के सेक्रेटरी को हुक्म दिया, जल्द अज जल्द बोलपुर जाने के लिए स्टीमर और ट्रेन में उनका रिजर्वेशन करवा दे। वो दीपाली से मिलने शांति निकेतन जा रही थी। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको अगली किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।